हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश के पहले शासक बाबर के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 ईस्वी में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा था। शबानी खां ने 1501 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं 1506 ईस्वी या 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की थी। आगे है आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। 1524 ईस्वी में बाबर को चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसे स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। अब आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था, जबकि बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। आगे है बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी अर्थात काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया।
घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदखसा का शासन हुमायूं, मीर फख्र अली, हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। कामरान को काबुल, कंदहार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कायंत्रित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदखसा से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके बदखसा से बिहार तक उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूतों शासकों के शासनार्थ के अंतर्गत था। अब आगे है मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जिहारुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था। इसे तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें एक विजयनगर है तथा दूसरा मेवाड़। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया था। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद में उसने एक नवीन शैली में मुबैयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की इस रचना रिसाल-ए-उसज अर्थात खत-ए-बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई है। मुगल बादशाह बाबर ने सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब आइए चलते इसके प्रश्न को उसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां था। तो इसका उत्तर है इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। अब अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो इसका उत्तर है चगताई तुर्क। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो इसका उत्तर है शैबानी
खां। शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो इसका उत्तर है बाबर। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। अब आगे है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखानों ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्रों में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब अगला प्रश्न है, पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर है उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसका कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्ण किया था। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता था, बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। अब अगला प्रश्न है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? तो इसका उत्तर है कुशल सेना नायक। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण कुशल सेना नायकत्व था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो इसका उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध में। दिए गए विकल्पों के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था, परंतु बाबर ने 1519 ईस्वी में बजौर की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इसका उत्तर है इब्राहिम लोदी को। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इसका उत्तर है 1526 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, अतः सही उत्तर विकल्प डी है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, वहीं खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के बीच, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 3 सही है, अर्थात इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था।
बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य से किलों की दीवारें गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया की 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खां अर्थात मंगोल का वंशज तथा पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभु सत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण किया जो कि ईंटों से निर्मित था। हुमायूं ने दीनपना नगर की नींव रखी जो रोड़ी की बनी हुई थी और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया था। शेरशाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों के निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तियों के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कुहला का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा 1542 ईस्वी में किया गया था। इसके निर्माण में लोधी शैली की जमाली मस्जिद की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और 1 गुंबद रखी गई है। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है जिन्हें 5 खांचों में विभाजित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो इसका उत्तर है खानवा का युद्ध में। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध को भी जिहाद घोषित किया था। अब अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो इसका उत्तर है खानवा का युद्ध में। अब अगला प्रश्न है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था? तो इसका उत्तर है राणा सांगा। अब अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो इसका उत्तर है राणा सांगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा? तो इसका उत्तर है बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 ईस्वी में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? तो इसका उत्तर है काबुल में। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा था। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं काबुल में ही 1506 या 1507 ईस्वी में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाते हुए बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह
धारण की थी। अब अगला प्रश्न है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1, 2 और 3 अर्थात काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन के अंतर्गत था। अब अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है और जो परिश्रम करता है किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। अब अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर है मेवाड़। बाबर ने अपने आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर है और दूसरा मेवाड़। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा ने, जो कि एक मेवाड़ का शासक था, ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अब अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इनमें से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर है सी अर्थात ए सही है पर आर गलत है। तो आइए पढ़ते हैं ए को। तो कथन ए में बतलाया गया है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था और कारण आर है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। अतः कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। अब अगला प्रश्न है, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका उत्तर है तुर्की में। अब अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका उत्तर है मीर बाकी ने। ऐसा मानता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर हुमायूं और शेरशाह के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।